इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के द्वारा स्टूडेंट्स का क्या फायदा होने वाला है, हमारी कंट्री का कैसे डेवलपमेंट होगा, हमारी कंट्री कैसे आगे बढ़ सकती है, एजुकेशन सिस्टम में हमारे क्या सुधार आने वाला है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और आपसे फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में जितनी चेंजेस हुई हैं पूरी डिटेल में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जिसके लिए मैंने कुछ लिखे हुए हैं, कुछ नोट्स, जिसके सहारे से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्या चीज़ें चेंज हुआ है और कैसे उसका एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो चेंज हुई है वो है नो लैंग्वेज बैरियर। अब नो लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि रीजनल जो क्षेत्र हैं, जो एरियाज हैं ना, वहाँ पर 100 बच्चों में से केवल 20 बच्चे ही हाई स्कूल तक अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं। 80% 80 बच्चे हाई स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसके पीछे मेन रीजन ये था कि वहाँ की लैंग्वेज जो थी या तो इंग्लिश या तो हिंदी में ही आपका एजुकेशन हो सकता था। बट जिनको इंग्लिश या हिंदी आती है उनके लिए तो सही है, जिनकी वो रीजनल लैंग्वेज है, उनकी मदर टंग है। बट जिनकी रीजनल लैंग्वेज उनकी कुछ अलग हो गया, जैसे मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इन सब में अगर उनको हिंदी या इंग्लिश सीखनी है तो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई से ध्यान हट जाता था, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता था। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए ये बताया गया, गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन आया हुआ है कि 5th स्टैंडर्ड तक रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। यानी जिस भी स्टेट का जो भी रीजनल लैंग्वेज है, 5th स्टैंडर्ड तक आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट आए और उनको सीखने में आसानी हो सके। और 6th स्टैंडर्ड से फिर अपना इंग्लिश या हिंदी जो भी है उसको आगे जारी किया जा सकता है। दूसरी चीज कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हुआ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपको इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होगा। यानी कि जो हमारा सिस्टम में प्रॉब्लम थी ना कि अगर आप मैथ ले रहे हो या साइंस सेक्टर में जा रहे हो तो आप आर्ट्स नहीं ले सकते हो। साइंस सेक्टर और आर्ट सेक्टर को दोनों को अलग कर दिया गया था बिल्कुल। बट अभी ऐसा नहीं होने वाला। अभी आप अगर फिजिक्स लिया है तो आप आर्ट्स के भी सब्जेक्ट जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप आगे जाकर के अपनी लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो, तो जरूरी नहीं कि आप फिजिक्स से टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, साइंस से उसको एग्जीक्यूट करना, लाइफ के बिहेवियर सीखना, मैनेजिंग सीखना, कम्युनिकेशन स्किल सीखना, ये सारी चीजें आपको आर्ट्स से मिलने वाली है। तो आप अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ले सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आप उसको ले सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, जिससे बच्चा अपना पैशन फॉलो कर सकता है कि वो क्या करना चाहता है, और उसके लिए उसको किसी अलग सब्जेक्ट, जो आईटी सेक्टर्स हैं या साइंस है, उससे अलग कोई सब्जेक्ट चाहिए तो वो दूसरे सब्जेक्ट को भी ले सकता है। इट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल ऑफ सब्जेक्ट या मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम। तो इससे बहुत फायदा होने वाला है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए लेना है, क्या उसके लाइफ का विजन है, जिसके लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचर्स, स्टूडेंट या स्टूडेंट जो पूरा सिस्टम है, इसको काउंसलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, ताकि बच्चा समझ सके, उसको बताया जा सके कि उसके लिए कौन से सब्जेक्ट सही हैं और वो किस क्षेत्र में, फील्ड में जाना चाहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है। तीसरा है आपका मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, जिसकी वजह से ये जब तक नहीं लागू हुआ होगा तब तक बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम्स थी, तमाम सारे लोगों की प्रॉब्लम थी। अगर वो कॉलेज जा रहे हैं तो अगर उन्होंने 1 साल या 2 साल में कॉलेज छोड़ दिया तो उनके लिए पूरा बर्बाद हो गया, उनका वहाँ से करियर ही खत्म हो गया। बट अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आप कॉलेज जाओगे, अगर आप 1 साल बाद भी छोड़ रहे हो ना तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद आप छोड़ रहे हो तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगा, और अगर आप 4 साल पूरा करके छोड़ रहे हो तो फिर आपको पूरी डिग्री मिलेगी। तो इस तरह से आपका जितने भी ईयर्स होंगे ना वो आपके बर्बाद नहीं होने वाले। अगर 2 साल 4 साल बाद आप फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो ना अपनी पढ़ाई, तो आप कंटिन्यू कर पाओगे, और आपके जो पिछले मार्क्स थे वो मार्क्स पूरी तरह से उसी तरह सेफ रहेंगे, और आपके इस वाले जो आप फिर से कंटिन्यू करने वाले हो उसमें वो ऐड होकर के आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम में काफी आगे बढ़ावा होने वाला है। लोग अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे। हो सकता है किसी फाइनेंशियल या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उनको अपनी स्टडी छोड़नी पड़ी थी, बट कुछ टाइम बाद अगर उनका सही हो जा रहा है तो वो फिर से उसमें वापस आ सकते हैं और अपने जीवन के जो उनके ड्रीम्स होंगे या लक्ष्य होंगे, जो कुछ उससे करना चाहते होंगे, तो वो कर पाएंगे। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
और चौथा चेंज क्या है आपका, सिंगल रेगुलेटर। सिंगल रेगुलेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके गवर्नमेंट के बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं विश्वविद्यालयों के लिए, तो कभी यूजीसी की गाइडलाइन आती है, जैसे कि आप एग्जाम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कभी यूजीसी की गाइडलाइन आती है, कभी शिक्षा मंत्री बोल देते हैं, कभी कुलपति वहाँ के विश्वविद्यालय के बोल देते हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है किसी भी चीज़ को अप्रूवल लेने के लिए, बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे कार्यालयों में दौड़ना पड़ता है, बहुत सारे जगहों से अप्रूवल लेना पड़ता है, जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, जो कि सभी विश्वविद्यालयों को हैंडल करेगा। एक्सपेक्ट ऑफ कुछ चीजें छोड़ करके, जैसे कि लीगल और मेडिकल इंस्टीट्यूट को छोड़ करके, थर्ड नंबर आप फोर्थ नंबर देख सकते हैं, लीगल और मेडिकल इंस्टीट्यूट को छोड़ करके सभी जितने भी हायर एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, सबका एक ही कमीशन होगा, एक ही HECI होगी, जो कि सबको हैंडल करेगी, जिससे कि कोई भी चीज के बारे में आपको क्लियरली पता चल पाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। पांचवा चीज है वोकेशन एजुकेशन। वोकेशन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो कंट्री है ना, ये बहुत बड़ी कंट्री है, और इस कंट्री में बेरोजगारी का क्या लेवल है ये तो आप जान सकते हैं। हर बार बेरोजगारी के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करना पड़ता है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों के पास रोजगार की कमी है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, स्किल्स पर फोकस किया जा रहा है, फोकस ऑन स्किल्स, ताकि स्किल्स आपको आपके एजुकेशन सिस्टम से ही मिल सके। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो अभी तक था, क्या था, आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसके साथ आपको कुछ स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ एक्स्ट्रा जो है करिकुलम नहीं करवाया जाता था, आपसे केवल स्टडी के लिए कहा जाता था। बट अब भी जो सिस्टम आया हुआ है, इसमें आपको फोकस करने के लिए बताया गया है कि आपका स्किल्स पर फोकस हो, यानी कि आफ्टर फिफ्थ क्लास के बाद, जैसे ही आप सिक्स्थ क्लास में जाते हैं, आप कोडिंग सीख सकते हो, पोट्री सीख सकते हो, कारपेंटर, आर्टिस्ट, गार्डनर और बहुत सारी चीजें जो आपके स्किल्स को इंप्रूव करें, जिससे कि आप आगे लाइफ में उसका यूज करके अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अच्छा कर सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बट इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसके साथ स्टूडेंट्स हो गया और जितने भी टीचर्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, क्या इसको किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेगा, एक्शन में लाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इसको केवल क्या कागजों में ही रखा जाएगा, इसको रियली लाया जाएगा बच्चों के साथ, तो बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। यूरोपियन कंट्रीज में देखा गया है कि हर चीज को वो ज्यादातर क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लाइफ में वो बच्चा यूज कर सके उस चीज को। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा। सिक्स्थ चीज है आपका मेकओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। जो आपका मार्कशीट होता है, जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, उसको मेकओवर करना है। मेकओवर यानी कि उसमें आपके मार्क्स के साथ साथ, जितने भी आपके मार्क्स है ना, उसके साथ साथ आपकी स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपके अंदर क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्या आप और भी चीजें, आपके अंदर स्किल्स हैं, क्या आपकी कैपेबिलिटी है, सारी चीजें आपके एग्जाम मार्क्स में दिखाई जा सकती हैं, जिससे कि मार्कशीट में क्या होगा कि आप किसी से कंपेयर नहीं करोगे। अभी बहुत कंपैरिजन होता है ना कि इसने इतना मार्क्स लाया, इतना परसेंट, अब आपके अंदर कुछ ना कुछ अलग स्किल्स होगा, उसको वहां पर हाईलाइट किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, किसी में कंपैरिजन की भावना नहीं होगी, हर कोई अपने फील्ड में आगे बढ़ सकेगा, अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकेगा, जिससे कि वो अपनी करियर में आगे बढ़ पाएगा। सेवन चीज है आपका विकम्पेट बोर्ड एग्जाम्स। जो आपके बोर्ड एग्जाम्स का सिस्टम है ना, उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव या जो आपका सब्जेक्टिव है उसको अलग अलग किया जा सकता है। एजुकेशन सिस्टम में जो एग्जाम सिस्टम है उसमें भी चेंज आ सकता है। सेमेस्टर सिस्टम में भी चेंज आ सकता है कि सेमेस्टर कब से कब तक कौन कौन सा सेमेस्टर रहेगा, क्या उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता है। तो बहुत कुछ आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी चेंजेस आने वाले हैं। अब एट्थ चीज की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि उसमें आपका डिजिटल ही ना लाया जाए, क्योंकि डिजिटल हो रहा है, हर चीज डिजिटल हो चुका है, तो आपको भी डिजिटल होना होगा, और इसलिए इसको एजुकेशन सिस्टम में ही इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसमें क्या होगा कि रीजनल एरियाज को किस तरह से डिजिटलाइजेशन किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। रीजनल लैंग्वेजेस जो है उस लैंग्वेज में डिजिटलाइजेशन किया जा सके। एडल्ट लर्निंग सिखाई जा सके बच्चों को, जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको एडल्ट, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें आने वाली हैं, उस रिलेशनशिप के लिए वो तैयार हो सके, तो एडल्ट लर्निंग भी करवाई जाएगी और ये एजुकेशन सिस्टम में डाला जाएगा, उससे बच्चों को छुपाया नहीं जाएगा।
यही चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ में बच्चों को पता नहीं होता है और वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो उनको स्कूल से, उनके एजुकेशन सिस्टम से ही ये सारी चीज़ें बतानी इंपॉर्टेंट है। ऐप्स के बारे में हो गया कि ऐप्स कैसे डेवलप करना है, कौन कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ई कोर्सेज हो गया, और वो भी रीजनल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो समझ सकें, इसमें सारी व्यवस्था कराने की कोशिश की जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा इंडिया डिजिटल होगा। हम अपने स्टडी सिस्टम, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ से सीख करके ही इन सब चीज़ों को निकलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये सब निभाने वाले हैं। इसके बाद 9th बात कर लेते हैं, लोक विद्या। लोक विद्या क्या होता है? जो आपकी कल्चरल और हेरिटेज चीज़ें हैं उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे, आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने एजुकेशन सिस्टम में। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में देखा गया, जो उनके कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उनके कल्चर, उनके अपने स्किल्स, उनके लोकल चीज़ें, उनके बारे में लोग बच्चों को बताया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में ही, इससे ही उनके अंदर ये सब डाला जा रहा है। तो इंडिया के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका हैंडलूम हो गया, खादी हो गया, फार्मिंग स्किल्स हो गया, फिशिंग स्किल्स हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिससे कि उनकी स्किल्स, उनका अपने कल्चर के प्रति प्रेम, अपने कल्चर को हमेशा बनाए रखने की जो नींव है वो आपके एजुकेशन सिस्टम से ही डाल दी जाए, ताकि बच्चा आगे बढ़ करके ना जब सिटीजन के रूप में आए तो वो अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाए, अपने कल्चर से उसको प्रेम हो सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10th आपका है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को एक्सपेंड करना, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी में बदला जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी में बदला जाएगा 2040 का तक, 2040 तक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी में बदल दिया जाएगा। जितने भी 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जिस भी इंस्टीट्यूट में होंगे, उस इंस्टीट्यूट को रिसर्च इंस्टीट्यूट में चेंज किया जाएगा, ताकि बच्चे उसमें कुछ सीख सकें, कुछ खुद से रिसर्च कर सकें और डेवलप कर सकें। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, जिससे कि लोगों को उसमें आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए एजुकेशन ग्रॉस रेशियो, जो कि 2018 तक 28% था, उसको टारगेट किया गया है कि उसको 50% तक ले जाया जाए 2035 तक, 2035 तक उसको 50% तक ले जाया जाए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फीस। तो फीस के लिए भी एक काउंसिल बिठाया गया है, जो फीस के चीज़ों पर ध्यान रखेगी, और बताया गया है कि इट्स नॉट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट आपको नहीं बनाना है, आपको किस तरह से कम रेंज में लोगों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, इस चीज़ पर काम करना। और इसको ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट एक ब्रांच बना रही है कि सबके फीस पर ध्यान रखा जाए कि कितने ज़्यादा, बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बहुत सारा फीस लेते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों के फीस बहुत ज़्यादा ना लिए जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम की, जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है 2020 की, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। बट ये कागज़ में तो हमें बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा, बहुत सारा कुछ चेंज करने की बात की गई है, जिससे कि आपकी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में ग्रोथ आ सकता है। बट ये इसका एग्जीक्यूशन किस हद तक होता है, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया एक छोटा सा कंट्री तो है नहीं, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो हो सकता है इसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए, हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो। तो आपका अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट होता है तो आपका फर्ज है कि इस एग्जीक्यूट के बारे में आप लोगों को अच्छा बताएं, इसकी तारीफ करें। अगर इसमें कमी आ रही है तो आपका पूरा हक है कि आप इसका विरोध करें, इसकी कमियां बताएं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो कैसे किसी को पता चलेगा या गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आप उसकी पॉलिसी में क्या गलतियां हैं। ये आपकी जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोल रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अरे भाई, गवर्नमेंट लगा रही है, कोई पॉलिसी ला रही है तो उसके खिलाफ बोलेंगे, उसमें कुछ गलतियां तो उसके सुधार के लिए बोल रहे हैं, इसलिए नहीं कि उसके विरोध में बोलना है। सुधार के लिए आपको बोलना है, या आपका हक है, आपकी आवाज़ है, तो इसको उठाना है। तो इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेज आए हुए हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको शेयर भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन पॉलिसीज़ के बारे में पता चल सके और इसके बारे में वो लोगों को अवेयर करवा सकें, और आप भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बस आपको शेयर करना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।